हेलो बच्चों। इससे पहले हमने ये समझा कि जेंडर और पॉलिटिक्स आपस में कैसे एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। इसके साथ साथ हमने पॉलिटिक्स में रिलीजन के रोल को भी देखा था। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्युलर स्टेट क्या होता है। जब भी हम सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जो भी रिलीजन है उनसे फ्री एक स्टेट होगा, या फिर हम ऐसे कहें कि रिलीजन से फ्री होने का ये मतलब नहीं है कि स्टेट में डिफरेंट रिलीजन्स नहीं होंगे। मतलब ये है कि उन सबके बीच आपसी तालमेल होगा, उनमें आपसी एक दूसरे को लेकर के एक्सेप्टेंस होगा, विरोध की भावना नहीं होगी, किसी भी एक धर्म विशेष का राज्य पर प्रभुत्व नहीं होगा। मतलब कोई एक रिलीजन पूरी तरह से स्टेट को डोमिनेट नहीं करेगा और सारे चेंजेस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ना ही सारी पॉलिसीज को वो अपने हित में घुमाने का प्रयत्न करेगा। क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है, कभी कभी बहुसंख्यक समुदाय सारी नीतियों को, फैसलों को और जितने भी लाभान्वित करने वाले पद हैं उनको अपनी दिशा में घुमाने का प्रयत्न करते हैं। अगर हम एक देश की संरचना की बात कर रहे हैं और अगर वहां की इन्फ्लुएंशियल पोस्ट्स या इन्फ्लुएंशियल लोगों को किसी एक डायरेक्शन में घुमा दिया गया तो अल्टीमेटली जो पावर है वो एक तरफ सेंट्रलाइज हो जाएगी। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर मेजर चेंजेस करने में पॉसिबिलिटी रखता है, या फिर इतनी पॉसिबिलिटी है कि वो किसी भी तरह के बड़े फेरबदल या लाभान्वित करने वाली योजना बनाने में सक्षम होगा। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति बैठा है, कोई मशीन नहीं बैठी। कहने का मतलब जब हर जगह मनुष्य है, हर सीट के पीछे एक व्यक्ति है, तो उसकी कुछ ना कुछ मानवीय कमजोरियां भी होती हैं, जिसके चलते किसी भी तरह के एरर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश ये होती है कि राज्य का संचालन संविधान के अनुसार हो और कम्युनलिज्म से बचा जा सके। सबसे बड़ा मेजर चैलेंज किसी भी कंट्री के लिए जहां पर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र है, तो साधारण सी बात है कि हर व्यक्ति को बराबर प्रतिनिधित्व एवं सहभागिता प्राप्त हो। प्रतिनिधित्व का अर्थ है कि वो तभी पॉसिबल है जब अपने जनप्रतिनिधियों को चुना जाए और वो चुनाव का जो निर्णय है वो स्वयं से लिया जाए, वो किसी रिलीजन से इन्फ्लुएंस्ड ना हो, किसी फियर से इन्फ्लुएंस्ड ना हो। तो इस तरह की स्थिति में क्या है, कम्युनलिज्म एक खतरा बन जाता है, या खतरा तो नहीं कहेंगे, एक चुनौती बनकर सामने आता है डेमोक्रेसी के। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो इन खतरों को जानते थे। उन्होंने समय से पूर्व ही, अर्थात जब संविधान लिखा जा रहा था तभी उन्होंने इन सारे संभावित खतरों को भांप लिया था कि भविष्य में इस तरह की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं या इस तरह के एरर देखने को मिलेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, सेक्युलर स्टेट का मॉडल चुना था। कई बार लोग सेक्युलर स्टेट को लेकर के एक विरोधी भावना रखते हैं या फिर उन लोगों के प्रति थोड़ा नफरत का भाव रखते हैं जो लोग सेक्युलरिज्म के पक्ष में बात करते हैं। अब ये समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। सैद्धांतिक स्तर पर जब हम बात करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, तो सेक्युलरिज्म का अपना एक वेटेज होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि व्यवहार में उन चीजों को कैसे एक्सरसाइज करना है, एग्जाम्पल के लिए जब हम सैद्धांतिक स्तर पर बात करते हैं तो हम एक संरचना का निर्माण कर रहे हैं
जो प्रभावशीलता के साथ काम करने में सक्षम हो। लेकिन जब हम एक व्यवहार की बात कर रहे हैं तो व्यवहार का मतलब है वह परिस्थितियां या वो हालात जो निर्मित होते हैं, इन आधारों पर लोगों की जिस तरह की राय है, जिस तरह की प्रतिक्रिया है, जिस तरह से उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, ये चीजें यहां पर समझने वाली हैं। तो सिद्धांत और व्यवहार को लेकर के अंतर होता है। अब सैद्धांतिक स्तर पर भले ही हम कहें कि धर्म से पूरी तरह निरपेक्ष रह करके काम करना, लेकिन जब व्यवहार की बात करते हैं तो राज्य का एक स्तर तक हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि एक बहुसंख्यक समुदाय जिसका नेतृत्व एक ऐसा धर्म करता है जो सीधे अपनी प्रभावशीलता राज्य के साथ या सत्ता के साथ बनाए रख पाने में सक्षम होता है। तो कहने का अर्थ सैद्धांतिक तो सेकुलर स्टेट की बात करता है, लेकिन इन रियलिटी क्योंकि सोसाइटी में लगातार कॉन्फ्लिक्ट होता है, आपस में रिलीजन एक दूसरे से टकराते रहते हैं, उनके अलग अलग हित होते हैं और परस्पर एक दूसरे के मतों से वो सहमत नहीं हो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में व्यवहारिक तौर पर जो धर्म का काम है वो पूरे समाज को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करता है। और अगर धर्म समाज को प्रभावित कर रहा है तो समाज अल्टीमेटली समाज से ही फिर सरकार को बनना है, लोगों से ही सरकार को बनना है। तो धर्म का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, यदि वो सकारात्मक है तो वो सरकार के हित में, लेकिन अगर ये सेंट्रलाइजेशन किसी एजेंडा के तहत हो जाए तो ये फिर स्टेट को नुकसान करने लगेगा। ये इसका व्यवहारिक पक्ष है कि सेंट्रलाइजेशन कब अच्छा है कब बुरा है। वही अच्छा है जब वो राज्य के हित में काम कर रहा है, वही सेंट्रलाइजेशन बुरा हो जाएगा जब वो राज्य के हित में काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर क्या धर्म को राज्य के हित में काम करना चाहिए या नहीं, तो ये इस बात से तय होगा कि राज्य में किस तरह की सरकार है और किसे होना चाहिए, किसकी तरफ झुकाव है, किस तरह के एजेंडा है, किस तरह के डिसीजन मेकिंग्स होने हैं, किस तरह के आपस में भविष्य को लेकर के वादे किए गए हैं, या एक सिंपल लाइन में कहें तो किस तरह की सोच है, मतलब क्या करने का फ्यूचरिस्टिक विजन है, इससे फिर सारी चीजें डिपेंड होंगी। जब हम सेक्युलर स्टेट की बात, क्योंकि अब हम व्यवहारिक स्तर पर चीजों को नहीं पढ़ रहे, तो सैद्धांतिक स्तर पर हम पहले समझें कि सेक्युलर स्टेट कहा गया है, तो उसके बाद किस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं जो सेक्युलर स्टेट को बनाए रखने में मदद करते हैं। यहां पर कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, भले ही हम बात करें एक धर्म की कि उसकी जनसंख्या ज्यादा है देश में। पुराने समय में भी जब विभाजन का समय था तो वैमनस्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिली थी। यहाँ तक कि दोनों देशों के बीच ऐसी ट्रेन चल रही थी जिसमें डेड बॉडीज भरी हुई थी, सिर्फ इस बात की वजह से कि कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का है, इस बात पर हत्या कर देना या उनकी घर बार संपत्ति छीन लेना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, ऐसी समय समय पर घटनाएं सामने आई जिसने समाज को झकझोरा, और उसी ने एक वजह दी कि समाज अपने धर्म के अनुसार संगठित रहेगा। यदि संगठित नहीं रहेगा, विभाजन की स्थिति में रहेगा, तो संघर्ष अपने आप बढ़ेगा, और वही संघर्ष फिर आगे चल करके छोटे छोटे जो झगड़े हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अगर उनको समय पर सॉल्व नहीं किया जाता तो आगे जाकर के वो एक बहुत बड़े या विद्रूप रूप में सामने देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इंडिया का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, वो सबको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये सैद्धांतिक पहलू है, व्यवहारिक तौर पर भी ये लागू होता है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर धर्म एक तरफ का झुकाव रखता है क्योंकि उसका सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव समाज पर है और समाज से ही राजनीति का निर्माण होता है।
जब हम फैमिली लॉज की बात करते हैं, परिवार संबंधित जो भी कानून है, जब हम परिवार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब दो लोगों के मध्य, मेल और फीमेल दोनों के साथ आने से जो फैमिली स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, उसके बाद आगे रिप्रोडक्शन से किड्स एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो अगर हम एक फैमिली की सीमा के भीतर जिस भी तरह के डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको जब हम प्रॉपर वे में, लीगल वे में एड्रेस करते हैं, तो वो सब हमारा फैमिली लॉज के अंतर्गत आता है। वो सारे इश्यूज, वो सारे फैमिली रिलेटेड मैटर्स जो कि एक दायरे के भीतर डील किए जाते हैं। जैसे सबसे पहला तो है शादी। जब भी परिवार शब्द आ रहा है तो इसका मतलब है दो लोगों के संयोजन से या दो लोगों के मिलने से बनने वाला जो स्ट्रक्चर है। तो सीधा सा पहला है शब्द होगा मैरिज। उसके बाद जब भी बच्चों की बात होगी या अलगाव की बात होगी, तब हम बात करेंगे एडॉप्शन की, डिवोर्स की, इनहेरिटेंस की। ये सारे टॉपिक्स फैमिली लॉज में आएंगे, क्योंकि जब दो लोग हैं उसके आगे उनके जो भी फैमिली लाइन होगी, तो जिसके पास भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसके पास जानी चाहिए, कौन उसका एक्चुअल ओनरशिप होल्ड करेगा, ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जब हम अपने देश की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट फैमिली लॉज एप्लीकेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू रिलीजन। तो इसका मतलब हमने रिलीजन को अपने कानून में मान्यता दी है। क्यों दी है? उन धर्मों को सिर्फ इसलिए जगह दी गई है जिससे ये ना कहा जा सके कि किसी प्रकार की वैमनस्यता या भेदभाव की स्थिति है। अगर हम बात करें मेल और फीमेल के कंटेक्स्ट में, तो सारी चीजें सेम होनी चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलीजन इस बात का रिस्पेक्ट किया जाता है, इस बात को सम्मान दिया जाता है कि अगर दूसरे धर्म में कुछ अलग नियमों को माना जाता है तो उसे एक हद तक माना जाना चाहिए। अब ये अलग विवाद का विषय है कि क्या मानना चाहिए और क्या हटा देना चाहिए। जब हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो रिलीजन स्टेट नहीं है, लेकिन कमोबेश हर देश की स्थिति ऐसी देखने को नहीं मिलती। जब हम बात करते हैं श्रीलंका में बुद्धिज्म की, पाकिस्तान में इस्लाम की, इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी की, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक स्टेटस मिला हुआ है। अगर हम पाकिस्तान देश की बात कर रहे हैं तो वहां पर इस्लाम को प्रमोट किया जाता है, और जो भी लोग इस्लाम को नहीं मानते, काफी हद तक उनके साथ दुर्व्यवहार करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जब भारत देश की बात होती है तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर स्टेट किसी रिलीजन को डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते जब तक कि किसी तरह का न्यूसेंस सामने नहीं आता है। तो ये डिफरेंसेस हैं। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो क्रिश्चियनिटी, अगर अब तक के सबसे बड़े नरसंहार की बात करें जर्मनी के, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई व्यक्ति दूसरी कौम का है, यहूदियों के साथ लंबे समय तक नरसंहार हुआ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी आंखों का कलर नीला नहीं था, वो देखने में वैसे थे नहीं, और उनकी जो रेस थी वो उससे डिफरेंट थी। तो इसीलिए एक लंबे समय में वो सारी चीजें समाज को देखने को मिली। तो जब भी इस तरह की हिंसा होती है, इस हिंसा का आधार किसी न किसी तरह का विभाजन होगा, मत विभाजन जिसे कहते हैं, किसी तरह की आइडियोलॉजिकल डिसबैलेंस क्रिएट किया जिसकी वजह से अपने आप वायलेंस ट्रिगर हुआ। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, वायलेंस होता नहीं है, वायलेंस ट्रिगर किया जाता है। इन दोनों चीजों में फर्क है। डिपेंड करता है कि सिचुएशंस कैसी हैं। कई बार कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी, कई बार एक स्पेसिफिक रिलीजन इस तरह की सिचुएशंस को फ्यूल करने का काम करता है।
जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के टर्म्स में बात करते हैं तो हर व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, अपनी मान्यताओं, रूढ़ियों, धारणाओं के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किसी की भी पूजा कर सकते हैं। किसी धर्म विशेष का होने के कारण इस बात को लेकर के दबाव नहीं है कि उसी धर्म विशेष के किसी एक स्पेसिफिक भगवान की पूजा करनी है। अगर हम हिंदू धर्म की ही बात करें तो विभिन्न देवी देवताएं हैं जिनकी पूजा लोग करते हैं, वो सरस्वती जी हो, लक्ष्मी जी हो, गणेश जी हो, या फिर आपके शिव पार्वती जी हो, राधा कृष्ण हो, मतलब सब अलग अलग भगवान हैं और सबकी मान्यता और आस्था हिंदू होने के बावजूद अलग अलग देखने को मिल सकती है। और संविधान इस बात की सुरक्षा देता है कि किसी भी तरह का हस्तक्षेप कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कि कोई व्यक्ति जबरदस्ती आए इस बात को थोपे या आरोपित करे कि किन भगवान की पूजा करना उचित है। अपनी राय रख सकते हैं, विचार रख सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन उसके आधार पर किसी के साथ जबरदस्ती किसी भी मान्यता को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, जबरदस्ती धर्म हस्तांतरण की जहां बात है, जानबूझ के किसी एक धर्म विशेष को स्थानांतरित करना या किसी दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रभावित होकर के दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करना जिससे कि वो एक खास रिलीजन में आ जाए, उन सब पर फिर विधिक कार्यवाही होती है। तो यहाँ पर किसी भी तरह से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को हमेशा रोकने का काम करते हैं कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन नहीं होना चाहिए। धर्म के आधार पर समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि जब आप जाएं कहीं पर नौकरी करने तो लोग सिर्फ इसलिए आपको खारिज कर दें क्योंकि आप किसी धर्म विशेष से आते हैं। इस तरह की परिस्थितियां लगातार देखने को मिलती हैं। जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन की, अभी हाल में ही जो यूजीसी एक्ट आया वो भी इसी से संबंधित था। वो स्पेसिफिकली कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को लेकर के आया था, तो वहां फर्क है। लेकिन हम स्पेसिफिकली डिस्क्रिमिनेशन वर्ड की बात कर रहे हैं क्योंकि सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, उसे डिफरेंट मेजर्स से ही समाज से हटाया जा सकता है और कोई अलग रास्ता नहीं है। सेम टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है स्टेट को, किस लिए, कि वो रिलीजन के मैटर में इंटरवीन करें। कब? जब किसी तरह की इक्वालिटी की बात आती है, जैसे अनटचेबिलिटी को बैन करना। अनटचेबिलिटी कास्ट के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है, रिलीजन के कंटेक्स्ट में भी हो सकता है। इसीलिए जब पहले कहा था कि किसी एक धर्म के आधार पर देश का संचालन नहीं हो सकता, तो उसका यही अर्थ था। धर्म या धार्मिक किताबों की तरफ झुकाव व्यवहारिक तौर पर होना संभव है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर जितने भी अलग अलग मानवीय मुद्दे हैं उन सबको एड्रेस करने का काम संविधान जैसी किताबें करती हैं। इसीलिए संविधान है, कानून है, सारी परिस्थितियां हैं, ये समझने की जरूरत है। तो साथ ही जब किसी भी एक धर्म विशेष के समुदाय या व्यक्ति के साथ भेदभाव की स्थितियां देखने को मिलती हैं तो वहां पर फिर स्टेट इंटरवीन करता है और आपस में समरसता या समानता बनाए रखने की भावना से आगे के निर्णयों को लेता है। सेक्युलरिज्म की जब भी बात होती है तो समझने वाली बात है कि ये केवल एक आइडियोलॉजी मात्र नहीं है,
कि हमने केवल इसे कह दिया कि धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए और राज्य इसको मतलब किसी धर्म की तरफ झुकाव नहीं रखेगा। तो ये किसी पार्टी या पर्सन की आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की आधारशिला का काम करता है। देश की आधारशिला का काम क्यों कर रहा है? क्योंकि सभी धर्मों में बराबरी की बात कही जा रही है, ताकि किसी भी व्यक्ति विशेष को हम पीछे ना छोड़ दें, या जो भी मुख्य धारा है उस मुख्य धारा से हटाकर हम उन्हें हाशिए पे ना पहुंचा दें। इसका सीधा सा ये मतलब है। जब भी कम्युनलिज्म की बात होती है तो कई बार लोग इसे थ्रेट की तरह देखते हैं, अभी जिसकी बात मैंने कही थी, क्योंकि अतीत में दूसरे धर्म से संबंधित कुछ ऐसी कड़वी यादें रही हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस रहे हैं, कुछ खास मौकों पर दूसरी कम्युनिटी की तरफ से वायलेंस देखने को मिला है। उस वायलेंस ने कहीं ना कहीं फियर जनरेट किया है। उस फियर ने एक तरफ तो दूरी बनाई, दूसरी तरफ सुरक्षा की भावना को जन्म दिया। जब भी सुरक्षा की भावना की बात आती है तो लोग समूह, समुदाय या संगठन का निर्माण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अल्टीमेटली दूसरे पक्ष के प्रति रोष की भावना, असहिष्णुता की भावना, असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। तो जब भी समाज में इस तरह की घटना होती है तो लोग अल्टीमेटली सेक्युलर शब्द को गलत ढंग से लेते हैं और इसे एक थ्रेट मान करके चलने लगते हैं, क्योंकि लोगों का मानना है आज ऐसा हुआ है और भविष्य में फिर ऐसा होगा, तो हमारे पास बचाव के क्या साधन होंगे। इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो इसीलिए जब हमें कम्युनलिज्म से लड़ना होता है, क्योंकि हमने देखा कि संप्रदायवाद के क्या क्या नुकसान होते हैं, उससे किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं, तो अल्टीमेटली यहां पर क्या होता है, सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात होने लगती है कि कम्युनलिज्म से लड़ने का एकमात्र रास्ता क्या है। एक तरफ लोग सेक्युलर स्टेट को, ये दोनों आपस में अंतर विरोधी भावनाएं हैं। अगर हम बात करते हैं कि सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि हमें पहले खतरा रहा है, तो हम धर्म के आधार पर अपना समुदाय बनाएंगे या अपने हिसाब से एक समूह में रहना पसंद करेंगे, संगठन में। तो जब हम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में जाते हैं तो हम अल्टीमेटली कम्युनलिज्म की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जब इकट्ठा होंगे, संगठन में आएंगे, तो संभावना है कि एक केंद्रीकरण होने से, एकत्रण होने से किसी तरह की समस्याएं हो सकती हैं। और जब हम कम्युनलिज्म की बात करते हैं कि इसको खत्म करने का क्या रास्ता है, क्योंकि इसकी वजह से समाज में हिंसा होने का आधार है, तो हम सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये एक तरह से एक दोनों के साथ आपस में अंतर्द्वंद की स्थिति पैदा करते हैं। ये एक दूसरे से विरोधी भावनाएं रखने का काम करते हैं। तो जब भी हम किसी भी तरह के प्रीजुडिसेस, किसके, धर्म से संबंधित या प्रोपोगेंडा की बात करते हैं, तो अक्सर आप देखेंगे कि लोग मोबिलाइज होना शुरू कर देते हैं, और वो इसी कारण से होता है क्योंकि लोगों को लगता है कि पूर्व में कुछ गलत हुआ है, भविष्य में भी गलत हो सकता है, इसीलिए हमें एक साथ रहने की जरूरत है। और कहा जा सकता है काफी हद तक ये सही भी होता है कि अगर लोग पूरी तरह से समूह में या समुदाय में रहना बंद कर देंगे तो संभावना है कि उनके साथ किसी तरह की दुर्घटना हो। इसीलिए अक्सर देखेंगे जहां पर भी, हर शहर में लोग धर्म के हिसाब से अपने घरों को देखते हैं। एक समुदाय विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों के घर एक ही जगह देखने को मिलते हैं।
ठीक उसी तरह जब हम ग्रामीण क्षेत्र देखते हैं तो वहां पर जातियों का समीकरण कुछ ऐसा होता है कि एक ही जाति विशेष के लोग आपको अलग अलग कुनबों में रहते दिखाई देंगे। अगर हम गांव की बात करें तो लोग अलग अलग पूर्वों में बटे होते हैं, कुनबा कहिए, पूर्वा कहिए, मोहल्ला कहिए, बस्ती कहिए, अलग अलग आप देखने को मिलेगा कि 100 लोगों का घर है ये एक विशिष्ट जाति के हैं, 20 25 50 लोगों का घर है ये एक विशिष्ट जाति के हैं, ये एक अलग जाति के हैं। वो अलग अलग जातियों के हिसाब से समीकरण और वर्गीकरण देखने को मिलता है। ठीक उसी तरह जब हम रिलीजन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो हर शहर में आपको अलग अलग कॉलोनी या एरिया बटा हुआ देखने को मिल सकता है। तो ये एक दूसरे के साथ विरोध की भावना के साथ काम करते हैं, अंतर्द्वंद रखते हैं। साथ ही जब हम सेक्युलर स्टेट की बात करते हैं, जैसा कि पहले कहा मैंने, सैद्धांतिक और व्यवहारिक स्तर पर अंतर देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं जब हम व्यवहार की बात करते हैं तो एक तरफ धर्म की तरफ झुकाव देखने को मिलेगा, स्वाभाविक है वो, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर यह ध्यान रखना होता है कि जो नियंत्रण है, जो केंद्रीकरण है, वो संविधान और सरकार के हाथों में रहे और उसी के अनुसार जो संविधान की मूल भावना है उसी के अनुसार लगातार काम करते हुए धर्म निरपेक्षता की मूल भावना को प्रधान रखते हुए सिर्फ वहीं पर राज्य का हस्तक्षेप हो धर्म की तरफ जहां पर किसी तरह की जरूरत पड़े।